ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की जानकारी देने विदेश जाने वाले सांसद के ग्रुप का ऐलान हो चुका है। अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, कुल 7 ग्रुप बनाए गए हैं, जिसमें कई सांसद जाएंगे, जो कि पूरी दुनिया की अगर बात की जाए तो दुनिया के अलग अलग देशों में ये जाकर के भारत के पक्ष में और साथ ही पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद का समर्थन करता है इसकी जानकारी देंगे। पाकिस्तान की पोल खोलेंगे ये तमाम नेता सांसद। 7 ग्रुप है। पहले ग्रुप का नेतृत्व बीजेपी नेता बैजयंत पांडा करेंगे और उनकी अगुवाई में सऊदी अरब जाएगी ये टीम। कुवैत के लिए निशिकांत दुबे, ओवैसी और गुलाम नबी आजाद का नाम है। ग्रुप 2 का नेतृत्व करेंगे रविशंकर प्रसाद, जो फ्रांस जर्मनी जाएंगे और उनके नेतृत्व में कई और सांसद भी जाएंगे। प्रियंका चतुर्वेदी, एमजे अकबर भी जाएंगे। वहीं ग्रुप 3 की बात की जाए तो उसका नेतृत्व संजय कुमार झा करेंगे। श्रीकांत शिंदे ग्रुप 4 का नेतृत्व करेंगे। बांसुरी स्वराज और मनन मिश्रा यूएई जाएंगे। शशि थरूर ग्रुप 5 का नेतृत्व करेंगे। शशि थरूर, तेजस्वी सूर्या यूएस ब्राजील जाएंगे। वहीं छठे ग्रुप का नेतृत्व कनिमोझी करेंगी। रूस स्पेन जाएंगी कनिमोझी। सुप्रिया सुले को भी जिम्मेदारी दी गई है 7वें ग्रुप का नेतृत्व करने की, और ये ग्रुप जाएगा मिस्र, कतर, दक्षिण अफ्रीका, इथोपिया। वहीं अनुराग ठाकुर, मनीष तिवारी भी मिस्र, दक्षिण अफ्रीका जाएंगे। आनंद शर्मा भी मिस्र जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के लिए डेलीगेशन में चुने जाने पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस दल का हिस्सा बनना मेरे लिए गर्व की बात है। दुनिया भर में आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को बेनकाब करने की हमारी संयुक्त कोशिश है। उन्होंने अपने नेतृत्व के लिए पार्टी का भी धन्यवाद किया कि पार्टी की ओर से उनका नाम आगे बढ़ाया गया था और उन्हें यह जिम्मेदारी मिली है। द ग्रेटर नोएडा स्थित शारदा यूनिवर्सिटी ने तुर्की की यूनिवर्सिटी से करार खत्म कर लिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का साथ देने पर तुर्की के विरोध में पूरे देश में ही लहर है और तुर्की के खिलाफ बाइकॉट का एक अभियान चल पड़ा है। इसी अभियान के तहत शारदा यूनिवर्सिटी ने 2 प्रमुख यूनिवर्सिटी जो कि तुर्की की है उससे अपना MOU खत्म कर लिया है। हमारे जो दाखिला के उसके निदेशक हैं इंटरनेशनल संबंध के, उनको द्वारा एक चिट्ठी जारी कर दिया गया और उनको सूचित कर दिया गया है कि हम लोग इस चीज से अब आगे से कोई आपसे संबंध नहीं रखेंगे जब तक इस तरह से आप हमारे देश के विरुद्ध काम करेंगे। हर साल स्टूडेंट आते थे क्या तुर्की से? नहीं, वो आते रहते हैं रूटीन में, भारत सरकार के द्वारा भी और भी कई माध्यम से आते रहते हैं रिसर्च वगैरह के लिए, और कई सारे शैक्षणिक कोई सेमेस्टर के लिए या उस तरह सर्टिफिकेट कोर्स के लिए वो आते रहते हैं। अलीगढ़ में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के मदद तुर्की को अलीगढ़ के ताला कारोबारियों ने बड़ा झटका दिया। यानी कि अलीगढ़ में भी जो ताला कारोबारी हैं अब वो तुर्क का विरोध कर रहे हैं और कारोबार तुर्क के साथ नहीं करने की बात कर रहे हैं। तुर्क को ताला और हार्डवेयर यहां से निर्यात किया जाता है, लेकिन यहां के कारोबारियों ने फैसला लिया है कि अब वो ताला और हार्डवेयर यहां से निर्यात नहीं करेंगे, तुर्क को नहीं भेजेंगे। हार्डवेयर यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि तुर्क ने जिस तरह से पाकिस्तान का पक्ष लिया है तो भारत के स्वाभिमान का खिलाफ है ये, और ऐसे में अलीगढ़ के कारोबारी तुर्क के साथ कोई व्यापारिक संबंध नहीं रखना चाहते। पाकिस्तान ने उसे समय समय पर उसको दोस्त मानकर उसका सहारा दिया है। पाकिस्तान ने को सपोर्ट किया, उसको सप्लाई करे, उसके साथ मिलके हिंदुस्तान पे हमला किया, जो कि एक आतंकवादी देश है। आतंकवाद को समर्थन करता है, आतंकवाद फैलाता है, और उसके बाद भी हमारा जो हिंदुस्तान ने उसके प्रति सद्भावना दिखाई थी, उसको उसने पीठ पे खंजर भोंक के दुश्मनी जाहिर की। इसलिए हम तुर्की के साथ पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं, और तुर्की मतलब हम चाहते हैं कि समस्त अलीगढ़ के सारे व्यापारी भी 100% जो उसको बहिष्कार कर रहे हैं इसी तरीके से करें। इधर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी की ओर से निकाली जा रही तिरंगा यात्रा पर अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि आखिर हम जश्न किस बात का मना रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी जश्न मना रही है, लेकिन जश्न तो जीत का होना चाहिए, सीज फायर का जश्न नहीं होता। जश्न जीत का होना चाहिए, सीज का नहीं। और हमारे देश के लिए
शांति सबसे सर्वोपरि है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे मसलों में दूसरे देश इंटरफेयर न करें, वही हमारे संविधान और हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान रही है। सर्वप्रभुता हमारी, सॉवरेनिटी हमारी सबसे पहली पहचान रही है। जहां हम शांति प्रिय देश हैं, वही हमारे देश की सॉवरेनिटी के बारे में भी देश उतना ही चिंतित है जितना हम समय समय पर शांति के लिए चिंतित रहे हैं। तो एक तरफ अखिलेश यादव शांति की भी बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ सेना की ओर से सीज फायर का जो फैसला लिया गया उस पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। यानी कि सेना के ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी वाली बात पर भी क्वेश्चन कर रहे हैं अखिलेश यादव। इधर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद बीजेपी पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। अमेठी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बीजेपी नेता, कॉलेज के स्टूडेंट्स, एनसीसी कैडेट्स शामिल हुए। हजारों की तादाद में आम लोग भी इस यात्रा का हिस्सा बने। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने जमकर नारेबाजी की है, भारत माता के जय के नारे लगाए। ये तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री की प्रेरणा से भारत पाकिस्तान के अभी कुछ दिन पूर्व जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें जो भारतीय सेनाओं ने अपना परचम लहराया, देश में ही नहीं पूरी दुनिया में, रूस ने, अमेरिका ने, तमाम सारे देशों ने इसका लोहा माना। उसी उत्साह में उन्हीं अपनी सेनाओं को शुभकामना देने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई। सीएम योगी आदित्यनाथ हर दिन अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठक बुला रहे हैं और आज भी 2 मीटिंग है। सीएम आवास पर ये बैठकें होनी है। नीति आयोग के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की मीटिंग है और इस दौरान प्रेजेंटेशन आयोग की ओर से दिया जाएगा। दिल्ली में होने वाली मुख्यमंत्री परिषदीय बैठक की तैयारियों की जानकारी भी सीएम योगी आदित्यनाथ लेंगे। समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को लेकर आपत्तिजनक ट्वीट किया गया और इससे ब्रजेश पाठक ने इसे लेकर अखिलेश से सवाल किया है कि क्या ये समाजवादी पार्टी की भाषा है? समाजवादी पार्टी किस स्तर तक गिर चुकी है? ये क्वेश्चन उन्होंने खड़ा किया। वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को लेकर आपत्तिजनक और अभद्र अमर्यादित पोस्ट की वजह से ये केस बीजेपी के एक नेता ने दर्ज करवाया। हजरतगंज कोतवाली में शिकायत दी गई है। पुलिस इस वक्त मामले की जांच में जुटी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक तरफ पुलिस से शिकायत की तो दूसरी तरफ सड़कों पर प्रदर्शन किया है। लखनऊ के मॉल एवेन्यू इलाके में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और सपा मीडिया सेल के खिलाफ नारेबाजी की है और विरोध जाहिर किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव की तस्वीर में आग लगाई, पुतला दहन किया। हालांकि इस मामले पर जब विवाद बढ़ा तब अखिलेश यादव ने खुद सोशल मीडिया पर सफाई दी। उन्होंने ये कहा कि हमने अपने कार्यकर्ताओं को समझा लिया है, लेकिन साथ ही वो ब्रजेश पाठक को भी नसीहत दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डीएनए जैसी अशोभनीय टिप्पणी आपको भी नहीं करनी चाहिए थी। अखिलेश ने लिखा है कि आप जिस स्तर के बयान देते हैं व्यक्तिगत तौर पर आपको वो उचित लग सकते हो, लेकिन आपके पद की मर्यादा और शालीनता के पैमाने पर वो ठीक नहीं कहे जा सकते। और अब बड़ी खबर, बहराइच में सालार मसूद गाजी की दरगाह पर मेला नहीं लगेगा। हाईकोर्ट ने भी फैसला दे दिया है कि सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से मेले पर रोक का जो फैसला लिया गया है उसमें कोई हस्तक्षेप अदालत की ओर से नहीं होगा। यानी कि सालार गाजी को लेकर लगने वाला बहराइच में 1 महीने तक चलने वाला मेला इस बार आयोजित नहीं होगा। देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने टैटू के खिलाफ एक फतवा जारी किया है। उन्होंने कहा कि इस्लाम में टैटू गुदवाना उसकी इजाजत नहीं है, ये शरीयत की नजर में गलत है। कुरान और हदीस में इसे साफ तौर पर मना किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लड़के लड़कियों ने
टैटू गुदवाया है उन्हें तौबा करना चाहिए। आजकल हमारे मुआशरे में कुछ लड़के और लड़कियों को देखा जा रहा है और इसका चलन तेजी से बढ़ता जा रहा है कि वो अपने जिस्म पर टैटू गुदवाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम मुसलमान हैं तो हमें ये बात याद रख लेनी चाहिए कि मजहब इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता कि कोई भी मुस्लिम लड़का या लड़की जिस्म पर टैटू गुदवाए। अगर किसी ने ये गुदवा रखा है तो उसको फौरन रिमूव करवाना चाहिए और अगर वो इरादा रखता है तो उसे तौबा करनी चाहिए। इधर कानपुर से खबर, जहां चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू ने दस्तक दी है, लिहाजा चिड़ियाघर में रेड जोन घोषित किया गया है। लखनऊ की टीम ने बकायदा कानपुर चिड़ियाघर का निरीक्षण किया। 26 कर्मचारियों के सैंपल्स इकट्ठा किए हैं। शेर और बाघ के बाड़े तक वायरस पहुंच चुका है। आपको बता दें, राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल से आई रिपोर्ट में मृतक में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। यूपी में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। एनकाउंटर की 8 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। शामली, नोएडा, बुलंदशहर, जौनपुर, गाजियाबाद, आगरा, कौशाम्बी और वाराणसी में पुलिस एनकाउंटर हुए, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। शामली में मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल पर 25,000 रुपए का इनाम था। दूसरी तस्वीर नोएडा की, जहां पर थाना सेक्टर 39 में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ, जहां बदमाश नदीम के पैर में गोली लगी। कॉम्बिंग के दौरान नदीम के 2 और साथी गिरफ्तार किए गए। तीसरी तस्वीर बुलंदशहर की, जहां नाबालिग की किडनैपिंग और हत्या के आरोपी का एनकाउंटर हुआ और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। चौथी तस्वीर जौनपुर से, जहां एनकाउंटर में सलमान नाम का एक गौ तस्कर ढेर हुआ है। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी शहीद हो गया। यहां साथ ही एक महिला पुलिसकर्मी जख्मी हुई हैं। 2 और गौ तस्कर एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार किए गए। पांचवी तस्वीर गाजियाबाद की, जहां मोदी नगर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और चेन स्नेचर को पुलिस ने पकड़ा है। छठी तस्वीर आगरा की, जहां एनकाउंटर में एक बदमाश गोली लगने से जख्मी हुआ और वहीं कौशाम्बी में एनकाउंटर में कुख्यात बदमाश संतोष उर्फ राजू मारा गया। एसएचओ और एक दारोगा के बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से उनकी जान बच सकी है। 8वीं खबर वाराणसी से, जहां एनकाउंटर में 2 गौ तस्कर गोली लगने से घायल हुए। कुल 4 तस्कर यहां गिरफ्तार किए गए। जौनपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच एनकाउंटर हुआ और इस दौरान एक गौ तस्कर सलमान ढेर हो गया। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी शहीद हुआ है। साथ ही एक महिला पुलिसकर्मी जख्मी हुई है। 2 और गौ तस्करों को गिरफ्तार किया गया। 3 की अभी तलाश चल रही है। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ साफ गौ तस्कर भागते हुए दिख रहे हैं और भागने के क्रम में ही उन्होंने एक पुलिसकर्मी को रौंद दिया और एक महिला पुलिसकर्मी को भी जख्मी किया है, जिसके बाद ही पुलिस की टीम ने पीछा कर इनकी घेराबंदी की और एनकाउंटर के दौरान एक बदमाश मारा गया। 2 की गिरफ्तारी हुई है। 3 की तलाश चल रही है। खबर कौशाम्बी से, जहां एनकाउंटर में कुख्यात बदमाश संतोष उर्फ राजू ढेर हुआ है। पुलिस की जवाबी एक्शन में बदमाश के सीने में 6 गोलियां लगी। पिस्टल बरामद करने के लिए पुलिस उसे साथ ले गई थी घटनास्थल पर और यहीं पर बदमाश ने लोडेड पिस्टल से पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। 2 पुलिसकर्मियों की जान जाने से बची। उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा था। एसएचओ और एक दारोगा बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से ही बच गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में संतोष उर्फ राजू मारा गया है। बदमाशों ने हाईवे पर कॉपर वायर लदा ट्रेलर लूटा था और मालिक को गोली मार दी थी। राजू ने अपने 2 साथियों संग मिलकर वारदात को अंजाम दिया था और आधे दाम पर कॉपर वायर का सौदा कर रहा था। तभी पुलिस टीम को जानकारी मिली और पुलिस ने संतोष और उसके साथियों को घेर लिया। इन सब की गिरफ्तारी की। पुलिस ने 4 करोड़ कीमत के कॉपर वायर और ट्रेलर को बरामद भी किया, लेकिन पूछताछ के दौरान ही जब हथियारों की बरामदगी के लिए संतोष को लेकर के पुलिस पहुंची थी मौका वारदात पर, वहां पर संतोष ने पुलिस टीम पर फायरिंग की और जवाबी एक्शन में वो मारा गया। घेराबंदी करके पुलिस ने उन 4 व्यापारियों को जो डीलिंग कर रहे थे उनको और एक बदमाश को अरेस्ट किया है।
बदमाश से जब पूछताछ की गई और उससे पूछा गया कि जो जिससे तुमने ड्राइवर को गोली मारी थी वो पिस्टल कहाँ है, और पिस्टल बरामद कराने के लिए जब बदमाश झाड़ियों में ले जाता है वहाँ से पिस्टल उठाकर पुलिस के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू करता है। पुलिस ने भी किसी तरह से अपने को बचाते हुए आत्मरक्षा उस पर बदमाश का काउंटर जवाब देती है, फायरिंग करती है, काउंटर फायरिंग होती है जिसमें बदमाश को गोली लगती है और उसकी मृत्यु हुई है। वाराणसी में पुलिस की लगातार दूसरे दिन भी गौ तस्करों के साथ मुठभेड़ हुई है और इस दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने 4 को गिरफ्तार किया है। घायल तस्करों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इनके पास से 25 गौवंश बरामद किए गए हैं। तस्कर उन्नाव से बिहार बंगाल जा रहे थे। लंका थाना क्षेत्र के लोटोबीर इलाके में मुठभेड़ हुई। नोएडा सेक्टर 39 थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान कुख्यात बदमाश नदीम अहमद को गोली लगी। इसी के साथ पुलिस ने 48 घंटे पहले हुई लूट का खुलासा भी कर दिया। आरोप है कि इस गैंग के बदमाश गाड़ियों का शीशा तोड़कर कीमती सामान चुराते थे। कॉम्बिंग के दौरान नदीम के 2 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नदीम के खिलाफ लूट और चोरी के 12 से ज्यादा केस दर्ज हैं। इधर कानपुर में एसजी/एसटी विभाग के अधिकारियों ने चकेरी के गांधीग्राम इलाके में आयरन पाइप के गोदाम में छापेमारी की। इस दौरान अधिकारियों ने 1000 क्विंटल पाइप सीज किया। इसकी कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। अधिकारियों ने वहां इस्तेमाल हो रहे कच्चे पुर्जे और ट्रक को भी अपने कब्जे में लिया है। अधिकारियों ने गोदाम के मालिक पर 2,71,000 रुपए का जुर्माना लगाया। कानपुर से खबर, जहां चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है, लिहाजा चिड़ियाघर में रेड जोन घोषित कर दिया गया है। दरबागवत में सांप के डसने से एक युवक की मौत हो गई। चारपाई पर सो रहे युवक को ब्लैक कोबरा सांप ने डस लिया। वीडियो में सो रहे युवक के ऊपर सांप दिख भी रहा है। सांप के डसने पर वो चौंक कर उठता है और जब उसे बिस्तर पर सांप दिखता है तो कमरे से बाहर भाग जाता है। उसने अपने परिजनों को सांप काटे जाने की जानकारी दी। परिवार वाले उसे अस्पताल ले गए, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। पीलीभीत में जबरन धर्मांतरण कराने वाले गैंग का खुलासा हुआ। ईसाई धर्म अपनाने के बदले सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का झांसा देकर धर्म परिवर्तन के लिए इन्हें उकसाया गया था। भारत नेपाल सीमा से सटे गांव में पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति को ईसाई बना दिया गया। अब उसे और बच्चों को भी ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए दबाव में डाला जा रहा है। न करने पर मारपीट की जा रही है। मामले में थाना हजार पुलिस ने 8 नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। नाम पति प्रधान, ये बहुत लोग हैं इकट्ठे होके, एक तरफ इकट्ठे होके हमारे घर वाले को तो ईसाई बना दिया, हमको दबाव बना रहा है। हमने मना करा कि हम नहीं बनेंगे, तो हमारा बहुत नुकसान घर पे कर दिया। गन्ना जोत दिया, हरी भरी फसल जोत दिया, बच्चों को मारपीट करा। क्या लालच